सो नाउ वी आर बैक इन द सेकंड पार्ट। आई होप आपने पहला पार्ट ज़रूर देखा होगा। हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग, और हम जान रहे थे कि 3 ऑर्डर्स जो था इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन चल रहा था। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चे के माइंड में आता है कि व्हाई डिड द सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्डर्स। क्या हमारे भारत के अंदर भी सोसाइटी 3 ऑर्डर्स में डिवाइड थी या नहीं थी? तो दोस्तों आपको मैं सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। हमारे इंडिया के अंदर ना सोसाइटी 3 ऑर्डर्स में डिवाइड नहीं थी। हमारे इंडिया के अंदर सोसाइटी 4 ऑर्डर के अंदर डिवाइडेड थी, पर ये बहुत साल पहले थी। अभी ये सिचुएशन बदल गई है। हम सबसे ऊपर ब्राह्मण्स को मानते हैं, उसके बाद फिर हमने क्षत्रियों को देखा था, एंड देन फिर हमने वैश्यों को देखा था, और उसके बाद फिर हमने शूद्रों को देखा था। ऐसा कुछ अगर आपको याद होगा तो इसके बारे में हमने समझा था। लेकिन प्रेजेंट टाइम ये कैटेगरी जाति व्यवस्था से हटके कैटेगरी सिस्टम में आ गया है। तो सबसे ऊपर जनरल होता है, फिर ओबीसी होता है, फिर एससी होता है, फिर एसटी होता है। तो समाज हमारा हज़ारों साल पहले ऐसा था और एट प्रेजेंट टाइम पे ये ऐसा हो गया। लेकिन हम जिस हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं ना, वो हमें समझ में आना ज़रूरी है कि असल में सोसाइटी जो है वो किस तरीके से 3 लेवल में डिवाइडेड थी। ये वैसे तो मैंने वीडियो के पहले पार्ट में भी समझाया था, लेकिन हम दोबारा से आपको बाय प्रूफ दिखाने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है आबे हेलार्ड गार्ड। हेलार्ड गार्ड करके इनका नाम है, आप ये देख सकते हैं, हेलार्ड गार्ड ऑफ बिंगेन। ये एक तरीके की सेंट है। और दोस्तों उस टाइम पीरियड पे ना ये वर्जीनिया के डॉक्टर ऑफ द चर्च माने जाते हैं। और आप देख सकते हैं इनका बॉर्न 1000 समथिंग में हुआ था। इनकी डेथ 1179 यानी कि 81 साल की उम्र में हो गई थी। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी आपकी एनसीईआरटी के अंदर। वो स्टेटमेंट क्या है? 12वीं शताब्दी में बिगिन के आबे हेलेड गार्ड ने लिखा था, कौन चरवाहा अपने समस्त पशुओं, गाय, गधों, भेड़, बकरियों को कोई अंतर किए बिना एक अस्तबल में रखने की सोचेगा। इसलिए मनुष्य भी अंतर स्थापित करना आवश्यक है, जिससे जैसे वे एक दूसरे को तबाह ना करें। ईश्वर अपने रेवड़ में अंतर रखता है, चाहे स्वर्ग अथवा पृथ्वी पर। उसके द्वारा सबको प्यार मिलता है, परंतु उसमें कोई समानता नहीं है। समझ रहे हो कितनी अच्छी स्टेटमेंट इस व्यक्ति ने दी थी? और ये स्टेटमेंट मेरे दिल को खुद को छू गई। स्टेटमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि आप खुद सोचो कि मरने के बाद जब इंसान जो है वो भी स्वर्ग और नर्क जैसी जगहों पे जाता है, मतलब जब भगवान खुद अपने अस्तबल में, अपने घर में रखने के लिए लोगों को मतलब एक तरीके से चुन सकता है, सेम ऐसा ही एक चरवाहा गाय, गधों, भेड़, बकरियों को एक साथ अस्तबल में नहीं रख सकता। वो पागल ही होगा जो रख रहा है। तो सोसाइटी इस तरीके से 3 लेवल में क्यों नहीं डिवाइडेड होगी? बिल्कुल डिवाइडेड होगी। और सेम जो चीज़ हमने अभी फ्रांस में पढ़ा था, सेम यही चीज़ बाद में जाके इंग्लैंड में भी चली गई। दोस्तों इंग्लैंड के अंदर भी सोसाइटी सेम वैसे ही डिवाइडेड हो गई। फ्यूडलिज्म इंग्लैंड के अंदर 11वीं सेंचुरी के अंदर आया, जबकि फ्रांस में फ्यूडलिज्म पहले आ चुका था। और जबकि आपका क्या कहते हैं उसके बाद आपका इंग्लैंड के अंदर गया। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो याद रखना, अगेन बता रहा हूँ, इसकी शुरुआत रोम से हुई थी, रोमन सोसाइटी से हुई थी, जहाँ पे चर्च को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था। ये ज़रूर आपने याद रखना है। देन उसके बाद फ्रांस के हिस्सों में पहुंचा, देन इंग्लैंड में पहुंचा। तो फ्यूडल सोसाइटी सेम वही चीज़ है, बस थोड़ा सा इसके अंदर थोड़े अलग लोगों ने पार्टिसिपेशन करा है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। सो हमारी कहानी जस्ट इसी के आगे बढ़ती है और हम ये देखने की कोशिश करते हैं किस तरीके से पूरी तरीके से आप देखेंगे कि जो फ्यूडल सोसाइटी थी वो यहाँ पे भी शुरुआत हो चुकी थी। अब क्योंकि समाज 3 वर्गों में डिवाइड है, तो अब एक एक करके सभी वर्गों को बड़ा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। सो एनसीईआरटी के अंदर पहला पार्ट क्लर्जी लिखा हुआ है, हिंदी में से पादरी बोलते हैं। ओके, तो मैं आपको बता दूं, जो कहीं ना कहीं थोड़े से टर्म्स है ना वो गड़बड़ा ना जाए आप लोगों के लिए और आपको समझने में दिक्कत ना हो, तो उसके बारे में आपको बता दूं। देखो, एट द हेड ऑफ द वेस्टर्न चर्च द पॉप ही लिव्ड इन द रोम। इसका मतलब क्या है? जितने वेस्टर्न चर्च थे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितने वेस्टर्न चर्च के प्लेसेस हमें देखने को मिलते हैं, उन सभी के जो पॉप थे वो हमेशा कहाँ पे रहते हैं? वो हमेशा रोम के अंदर रहते हैं। अब ये कुछ इस तरीके से पोस्ट हमें देखने को मिलती है। किस तरीके से देखने को मिलती है? ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने के लिए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। आप ये नोटिस करिएगा कि जो चर्च चलाते हैं वो चर्च चलाने वाले जो भी क्या कहते हैं हेड हैं, सॉरी ये इमेज भी गलत ही हो गई, इमेज चर्च जो भी चलाते हैं वो चर्च के लिए अगर आप देखोगे
तो यहाँ पे चर्च चलाने के लिए, गिरजाघर चलाने के लिए 3 लोगों का बड़ा योगदान हमने देखा। कैसे देखा? देखो, पॉप जो होते हैं वो सबसे बड़े माने जाते हैं, पॉप, एंड देन उसके बाद माने जाते हैं बिशप्स, एंड देन उसके बाद माने जाते हैं क्लर्जी। तो क्लर्जी सबसे नॉर्मल, सबसे छोटी पोस्ट होती है, और उसके बाद इसके नीचे फादर, ब्रदर, सिस्टर, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये जो पॉप थे ना, ये पॉप रोम के अंदर ही रहा करते थे, जबकि बिशप्स और क्लर्जी आपको फ्रांस के अंदर, और आपको जर्मनी के अंदर, और आपको इटली के आपको इंग्लैंड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये ज़रूर याद रखिएगा। इसीलिए अभी जितना भी हम डिस्कस करेंगे वो हम बिशप्स के बारे में और क्लर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पॉप जो है पूरी तरीके से हेड ऑफ द अथॉरिटी मानी जाती है। ये ज़रूर आप याद रखिएगा कि पॉप जो है वो हेड ऑफ द अथॉरिटी मानी जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर एनसीईआरटी ने जस्ट पहली लाइन में बता दिया कि पॉप जो है वेस्टर्न चर्च के हिस्से में, जो रोम के अंदर लोग रहते हैं, वहाँ के मालिक है या हेड है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। फर्स्ट होल्डर सेंट पीटर्स थे, जो कैथोलिक चर्च के अंदर डोमिनेशन करते थे। रोमन के टाइम पीरियड में इनका टाइम पीरियड चल रहा था। आपको ज़रूर इसको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर वेटिकन सिटी यानी कि आपके क्या कहते हैं, इटली के अंदर ही है। द क्रिश्चियंस इन द यूरोप वर गाइडेड बाय द बिशप्स एंड द क्लर्जी। तो ये जरूर याद रखना कि अब मैंने जो बताया आपको कि यूरोप के अंदर तो फ्रांस भी आता है, जर्मनी भी आता है, इंग्लैंड भी आता है। तो जितने भी क्रिश्चियंस थे उनको जिस तरीके से दिशा निर्देश दिया जाता था, वो सिर्फ कौन गाइड करता था? बिशप्स गाइड करते थे और क्लर्जी गाइड करते थे। क्यों? क्योंकि पॉप जो है वो तो आपको रोम में ही देखने को मिलेंगे। पीपल गैदर्ड ऑन संडे, प्रे एंड लिसन टू द सरमन ऑफ द प्रीस्ट। प्रीस्ट मतलब यहाँ पे बिशप्स को और क्लर्जी दोनों को कहा गया। कि होता क्या था कि चर्च के अंदर ये सिस्टम बनाया गया था। ये उसी टाइम पीरियड की बात बता रहा हूँ जब राजा शालमन करके जो व्यक्ति थे, वो जब उन्होंने फ्यूडल सोसाइटी को ऑफिशियल करा और कहा कि ये सिस्टम ऐसा ही होगा और ये सब चीज़ें ऐसे ही फॉलो होती चली जाएंगी। तो इसीलिए यहाँ पर अब यूरोप के अंदर जितने भी चर्च होंगे उसमें बिशप्स और क्लर्जी के रोल होंगे। पूरी तरीके से शुरुआत करी जाएगी कि संडे को ये सभी लोगों को बुलाए और संडे जो ओल्ड टेस्टिमोनियल्स है बाइबल की, वो लोगों को पढ़ के सुनाए, लोगों को गाना सुनाया जाए, लोगों को उस तरीके से रिचुअल्स बनाया जाए कि लोगों को इस चीज़ का विश्वास हो कि ऑफकोर्स जब राजा चर्च जैसी अथॉरिटी की सुप्रीमेसी को मान रहा है या राजा इस चीज़ को बिलीव कर रहा है कि ऑफकोर्स चर्च कितना ज़्यादा वैल्यूबल है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर सभी लोगों को गैदर करा जाता था और कहा जाता था कि चर्च आना ज़रूरी है। तो ये एक अच्छी बात थी, शुरुआती समय में इसकी शुरुआत हुई थी। और जितने भी चर्च के हेड हुआ करते थे जैसे बिशप्स, अब बिशप्स का एग्जाम्पल ले तो यहाँ पर बिशप्स हर कोई नहीं बन सकता था। मैन हु बिकम प्राइस्ट कुड नॉट मैरी। क्लर्जी बनना और बिशप बनना आसान नहीं था। जो बनना भी चाहता था वो कभी शादी नहीं कर सकता, फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आ सकता। उसके बाद यहाँ पर कोई भी गुलाम व्यक्ति या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति ये और ना ही वुमेन कभी प्रीस्ट बन सकती हैं। ये जरूर याद रखना, वुमेन भी कभी बिशप्स या प्रीस्ट नहीं बन सकती हैं। बिशप्स हमेशा रिलीजियस फील्ड वाला व्यक्ति ही होगा और जो धार्मिक क्षेत्र से डिपेंड रहेगा पूरी तरीके से उसी के लिए डिवोटी बन जाएगा। वो चीज़ क्या कहते हैं, बिशप्स के लिए लायक है। अब देखो, आपको लगता होगा कि चर्च के अंदर शादी हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट में नाम लिखा जा रहा है और उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट के बाद भी वहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट मिल रही। तो क्या चर्च जो था सभी के लिए वेलफेयर के लिए काम करता? वो शुरुआती समय में नहीं। चर्च उस समय पे इंडिपेंडेंट बॉडी थी। राजा चर्च को ज़मीन दे दिया करता था और ज़मीन पे वो लोग चर्च बनाते थे और चर्च बनाने के जो ज़मीनें बचती थी उनमें वो एग्रीकल्चर भी करवा सकते थे और एग्रीकल्चर करवा के वो चर्च के लिए फंडिंग इकट्ठा कर सकते थे। तो ये एक सिस्टम बनाया गया था, ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन एक सिस्टम और था, उसे हम टीथ बोलते हैं। टीथ इज 1/10 पार्ट ऑफ समथिंग पेड एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और द कंपल्सरी टैक्स टू द गवर्नमेंट। यहाँ पे दो ही टाइप के टैक्स जो थे इंट्रोड्यूस करे गए थे सरकार के द्वारा। एक टीथ नाम का टैक्स था और एक टैली नाम का टैक्स हमें देखने को मिलता है। टैली और टीथ नाम का टैक्स, इसे टाइल भी बोला जाता है कहीं कहीं पर, टाइल। और ये क्या होता था, राजा जो जनता से कर लेता था, टैक्स लेता था, उसे टाइल टैक्स बोला जाता था। लेकिन जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो थी, जो फसल का 10वां हिस्सा लिया करती थी, उसको टीथ कहते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग तो जनता के लिए सर्विस तो कर ही रहे ना एक तरीके से। इसलिए चर्च जो था एंटाइटल्ड टू 10th शेयर ऑफ व्हाटएवर द पीजेंट प्रोड्यूस। मतलब कोई भी किसान, जैसे किसान के घर में शादी हो गई, किसान के घर में या कोई किसी बच्चे का नामकरण हो गया है ना, किसी की ब्लेसिंग के लिए हो गया,
किसी की कन्फेस के लिए हो गया, डिवोर्स के लिए हो गया, किसी घर में कोई डेथ हो गई, तो ये सारे काम चर्च करता था, लेकिन चर्च उसके बदले में कोई पैसा नहीं लेता था। लेकिन उसके बदले में चर्च क्या करता था, चर्च कहता था कि आप कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल करते हैं, कॉटन करते हैं, वाइन करते हैं, कॉर्न उगाते हैं, उसका साल का 10वां हिस्सा जो भी होता है वो आप चर्च को दान कर दो फ्रॉम देयर लैंड ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर कॉल्ड द टीथ, है ना। आप जो भी कुछ उगाते हैं चर्च को 10वां हिस्सा दान कर दो, तो ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, चर्च आपकी इस वैल्यू को ग्रहण करेगा, और चर्च इस तरीके से ही काम करता था। तो सामंतवादी महान जो थे ऑफ कोर्स इस तरीके से ही काम करते थे। अब चर्च के अंदर जो भी सिस्टम होता था काम करने का, पूजा करने का, वो चर्च के अपने नियम होते थे। जैसे चर्च के अंदर आपको जाना है तो घुटने टेक के बातचीत करनी है। यहाँ पर द टर्म यूज लॉर्ड, भगवान के लिए लॉर्ड शब्द का इस्तेमाल जो था वो क्या कहते हैं, इनकी सोसाइटी की पहचान थी। इवन कभी कभार तो जो क्या कहते हैं जमींदार होते थे बड़े बड़े, वो भी अपने नाम के आगे लॉर्ड्स लगाते थे। भगवान, मतलब लॉर्ड्स मीन्स भगवान होता था, ये भी लगाया करते थे। तो ये पूरी तरीके से किनके बारे में था, ये उनके बारे में था जो क्लर्जी हैं, बिशप्स हैं, जो फ्रांस, इंग्लैंड और उसके बाद क्या कहते हैं जर्मनी के आसपास के इलाकों में रहते हैं। कैथोलिक चर्च है सारे के सारे, और ऑफ कोर्स क्या कहते हैं ये काफ़ी अच्छी तरीके से एक लाइफस्टाइल, लेवियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं, और जनता को पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, और जनता का बिलीव भी इन लोगों के अंदर है। जबकि उसी के अगेंस्ट में अगर हम देखें तो कुछ मंक्स भी होते हैं जो मठवासी होते हैं। क्रिश्चियन इन द फ्यूडल सोसाइटी नोन एज द मंक, बहुत सारे क्रिश्चियंस, ईसाई मिशनरी जिन्हें हम बोलते हैं, वो बहुत सारे लोग मंक्स भी हुआ करते थे, बट ये उन लोगों से अलग थे। दे लिव्ड इन द रिलीजियस कम्युनिटी कॉल्ड आबे, एक आबे के अंदर रहते थे जिसे मोनेस्ट्री कहा जाता था। ये नॉर्मल सेटलमेंट से दूर हुआ करते थे। जैसे एग्जांपल के लिए अब चर्च का मैंने एग्जांपल बताया, चर्च तो हर एक राज्य के अंदर एक चर्च, बड़ा चर्च होता ही होता था, लेकिन ये चर्च से बिल्कुल अलग होते थे। ये लोगों से ये नहीं कहते थे कि आप आइए हमसे शादी करवाइए वगैरह वगैरह, ये अपने ही लाइफस्टाइल के अंदर रहते थे, नॉर्मल मानव बस्तियों से दूर रहते थे, और ये लोगों को फ्यूडल सोसाइटी की सच बातें बताने की शुरुआत करते थे। इनकी लाइफ दोनों के लिए थी, मैन और वुमेन दोनों के लिए। इसमें मदर टेरेसा भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आ सकता है। और जैसे कि बिशप्स और क्लर्जी वुमेन नहीं बन सकती थी, बट मंक्स एक मैन बनता था, और नन जो है वो एक वुमेन बन सकती थी। यहाँ पे उस टाइम पीरियड पे मोनेस्ट्रीज फंडिंग के द्वारा खोली गई थी, और राजा और दूसरे लोग इनको फंड करते थे। और उस टाइम पीरियड पे कुछ चर्च थे जो बड़े फेमस थे, जैसे कि सेंट बेनेडिक्ट इटली के अंदर था, 529 में खोला गया था। अगर आप देखो सेंट बेनेडिक्ट के नाम से ही खोला था ये उस टाइम पीरियड पे, और इसका ये पूरा का पूरा हिस्ट्री रोम के अंदर हमें देखने को मिलता है। दूसरा एक और चर्च था जिसे हम क्लंगी और बुल्गारिया 910 में इसको खोला गया था। और अगर आप इसको भी देखें तो इसके फाउंडर जो है विलियम फर्स्ट ड्यूक करके इनका नाम था, और इनकी लोकेशन फ्रांस के अंदर देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे चर्च थे जो मंक्स के रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते थे। यहाँ मंक्स क्या करते थे, इन मंक्स का काम उन लग्जरियस लाइफ जीने वाले लोगों की एक सच बात बताना था। ये बताते थे कि मंक्स जो हैं वो चर्च आपको किस तरीके से लूटता है, उसके बारे में मंक्स ने हमें बताने की कोशिश करी। मंक्स ज़्यादातर क्या करते थे, व्रत रखते थे, उसी आबे के अंदर रहते थे, अपनी ज़्यादातर जीवन साधारण जीते थे, प्रेयर करते थे, वहीं पे पढ़ाई करते थे, मैनुअल काम करते थे लेबर का, जैसे फार्मिंग करना या कुछ पालना, ये सारे काम डेली बेसिस पे उनके होते थे। उसी के अलावा एक और नया ग्रुप आया था, एंड दिस कॉल्ड ग्रुप इज फेयर। मंक्स तो आबे के अंदर रहते थे, क्लर्जी और बिशप्स चर्च की लग्जरियस लाइफ जीते थे, लेकिन फेयर ग्रुप जो था वो खुद की फंडिंग पे डिपेंड था, 13th सेंचुरी के अंदर बना था। और ये मोनेस्ट्री के अंदर बेस्ड नहीं होते थे, ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते थे और ज़्यादातर प्रीचिंग करते थे, लोगों को बताते थे कि सच क्या है, जीसस क्राइस्ट ने क्या सच बताया है, और ज़्यादातर ये लोगों की चैरिटी के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। तो तीन ग्रुप, एक ही स्टेट के अंदर तीन ग्रुप के लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो भी नोबल्स होते थे ना, उनके लिए बेनेडिक्टियन करके एक मठ था जो मैंने अभी आपको इटली के अंदर बताया था, उन भिक्षुओं के लिए 73 लेसन्स बनाए गए थे। क्योंकि अगर कोई भिक्षु क्या कहते हैं, कोई भिक्षु अगर उसके अंदर रहता है, किसी मठ के अंदर रहता है, तो उसके कुछ कायदे कानून होने चाहिए। तो उनमें से 6वां लेसन, 7वां लेसन, 33वां लेसन, 47वां लेसन और 48 लेसन, ये सारे लेसन्स के कुछ इन्होंने किताबों की प्रतिलिपियां छाप दी है, जिसमें बताया गया है कोई मंक अगर आता है तो लग्जरियस लाइफ नहीं जिएगा। याद रखना इस चीज़ के बारे में,
आगे क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि 14th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने बताया कि जो तपस्या करके घर छोड़ के मंक्स बन जाते हैं, कभी कभार वो लग्जरियस लाइफ को छोड़कर वो कहते हैं साधु संत का जीवन रहेगा, बेटा टेंशन फ्री वाला जीवन रहेगा। तो इसमें दिखाने की कोशिश करी गई थी कि जो मंक्स बने ना, उन्होंने किस तरीके से अपना लेवियस लाइफ छोड़कर जब नॉर्मल लाइफ में आए तो वो असल में मजे लेने के लिए नहीं आए थे। बट ये कुछ व्यक्ति हैं, जैसे कि लगन लैंड करके एक व्यक्ति है, उनकी एक पोयम है पियर्स प्लोमैन, उन्होंने एक पोयम लिखी थी, उसमें दिखाया था किस तरीके से मंक्स जो है एक लग्जरियस लाइफ जिया करते थे। उनकी ये बुक है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से मंक्स जो हैं वो फंडिंग पे पैसा लेते हैं बट मौज मस्ती मारते हैं, कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं। दूसरी एक बुक थी जिसको क्या कहते हैं, क्रॉफरी कॉर्सर करके इनका नाम कुछ लिखा हुआ है, इन्होंने भी यहाँ पे कैंटरबरी करके एक कहानी बनाई थी। उस कहानी में इन्होंने बताया था किस तरीके से मंक्स और नन और फ्यार के बीच में रिलेशंस होते थे, वो भी आबे के अंदर ही, जबकि जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता होते थे। ये उनकी मतलब एक तरीके से क्रिटिसिज्म है कि कोई मंक बन जाता तो लोगों को लगता है भाई टेंशन फ्री हो गया बंदा और अब तो मौज मस्ती मार रहा है ना, उसको जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। तो ये एक तरीके से उनके खिलाफ एक क्रिटिसिज्म है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टेट, ये जरूर याद रखना, ये फर्स्ट स्टेट के बारे में है। इस तरीके से सोसाइटी के अंदर अगर मैं बोलूँ तो यूरोप के अंदर क्रिश्चियनिटी लोग जितने भी थे उनमें इन लोगों का बड़ा इन्फ्लुएंस था। इसीलिए आप कह सकते हैं कि चर्च बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं, जीसस की पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। तो क्रिसमस के टाइम पीरियड पे और ईस्टर के टाइम पीरियड पे 14th सेंचुरी के अंदर स्पेशली लोगों को छुट्टी दी जाती थी, चाहे वो लेबर क्लास हो चाहे कोई भी हो, उस दिन ज़्यादातर समय अपना फन मौज मस्ती में बिताते हैं। अब चाहे थर्ड स्टेट के लोग हो, राजा के अंडर में काम करने वाले लोग हो, इस तरीके से सोसाइटी में चर्च का रिलेशन बहुत तगड़ा बन गया था और चर्च सोसाइटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता था। इसीलिए क्लर्जी, बिशप्स, मंक्स, नन और फ्यार ग्रुप्स, इन सब की अपने आप में ही बहुत बड़ी वैल्यू है। तो अभी हमने 9th सेंचुरी 16th सेंचुरी के बीच में फर्स्ट कैटेगरी के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट कैटेगरी आई होप आपको समझ में आई होगी तीनों ऑर्डर में से। वीडियो के इस थर्ड पार्ट में हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई होप दैट यू डिटेल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।